नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे, कल सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई जिसमें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि राजनीति से अपराधीकरण को साफ करना है। इसके लिए कुछ निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी ऐसे प्रत्याशी को चुनती है जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है, तो उसकी जानकारी 48 घंटे के अंदर समाचार पत्रों के जरिए, मीडिया के जरिए वो लोगों के सामने रखनी होगी। और ऐसा ही निर्देश एक बार पहले भी था सुप्रीम कोर्ट का। उस निर्देश को और उस आदेश की पालना करके भी और उससे बचने का रास्ता ढूंढकर भी राजनीतिक दलों ने कुछ इस तरीके से किया कि वो जानकारी जो अपने प्रत्याशी के बारे में देनी थी वो ऐसे समाचार पत्रों में दी जिनके सर्कुलेशन बहुत कम है, यानी कि जिन्हें बहुत कम लोग पढ़ते हैं या बहुत कम लोग खरीदते हैं। तो ऐसे समाचार पत्रों में उनकी जानकारी दे दी गई और इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है और फटकार भी लगाई कि इस तरीके से करना अदालत की अवमानना से बचने के लिए ही ये कदम उठाया गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 5-5 लाख रुपए का जुर्माना 2 राजनीतिक दलों को और बीजेपी, कांग्रेस जैसे राजनीतिक करीब 7 से 8 राजनीतिक दलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने लगाए हैं और कुछ दलों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है। आने वाले समय में भी अब ये निर्देश और सख्ती से इनका पालन हो, इसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस भी और बहुत सारी निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि राजनीति से अपराध की छवि को या अपराध की छाया को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अब सामने आ गया है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं और लेकिन जो कानून बनाने वाले लोग हैं, हम उनकी अंतरात्मा से उनको अपील कर सकते हैं कि वो जागें, नींद से जागें और कभी ना कभी इस पर जरूर कोई कदम उठाते हुए इसकी एक बड़ी सर्जरी करें राजनीति से अपराधी की छवि को हटाने के लिए। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सवाल आपका के इस खास कार्यक्रम में कुछ सवाल हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिनका जिक्र करना आज बेहद जरूरी है। राजनीति में अपराधीकरण पर अब बड़ी सर्जरी की जरूरत आन पड़ी है और इसकी सख्त जरूरत क्यों है, इसी पर बात होगी। और आपराधिक छवि वाले नेताओं पर शिकंजा कसना कितना जरूरी है, किन वजहों से जरूरी है, इस पर भी बात करेंगे। क्या राजनीतिक दलों को सिर्फ चुनाव जीतने का ही लालच है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं? और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद क्या राजनीति से अपराधीकरण खात्मे की ओर बढ़ेगा? ये तमाम वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा आप भी कोई सवाल उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इनमें से किसी भी नंबर पर आप फोन करें हमें और जुड़ जाएं हमारे साथ, अपनी बात रखें, राय रखें। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं वो सवाल पूछें। एक पैनल भी हमारे साथ रहेगा और जानने की कोशिश हम करेंगे। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इन्हीं सवालों के साथ आप भी अपने सवाल उठा सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात इस खास कार्यक्रम में जुड़कर रख सकते हैं। विषय बेहद संजीदा है और बेहद जरूरी है। इसके विषय में लंबे समय से बातचीत तो हो रही है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि हमारी संसद में 43% लोग आपराधिक छवि वाले हैं और ऐसे ऐसे केसेस हैं उनमें बहुत ज्यादा, जिनमें दंगे से लेकर आप बलात्कार तक के और चोरी डकैती तक के मामले जो है कई लोगों पर चल रहे हैं। इस तरीके के मामले जिन पर चल रहे हों उन्हें टिकट देना और फिर वो जीत कर आ जाते हैं। अच्छा, ये तो वो हैं जो जीत कर आ गए हैं संसद में। ऐसे और कितने होंगे न जाने हैं जिनको टिकट दिया गया होगा राजनीतिक दलों की तरफ से। तो क्यों राजनीतिक दल ऐसा करते हैं? क्या वो किसी गहरी नींद में है? क्या वो सिर्फ चुनाव जीतने का लालच रखते हैं, उससे ज्यादा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है कि किसी भी तरीके से जीते, बस चुनाव जीते? इन तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ आरबी उपाध्याय जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऋषिपाल सिंह हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनसे बात करेंगे। आप दोनों का स्वागत है। सर, सबसे पहले ऋषिपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और इससे पहले भी, क्योंकि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश आए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार ही बात कही गई है, पहले भी कुछ चीज़ें कही गई थी इसी के रिगार्डिंग और एक बार फिर से उनमें कुछ और संशोधन करते हुए चीज़ें और कही गई हैं। जुर्माना भी लगाया गया है निर्देश न मानने पर, बहुत सारी चीज़ें हुई। एक बार इसको अगर आप समझा सकें, दर्शक समझ सके कि आखिर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है। देखिए अरुण जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के फैसले में ये बात कही गई है कि जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उनको जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ
पीपल एक्ट के अंदर 1951 के अंदर जो डायरेक्शन दिया गया था कि जब वो इलेक्शन लड़ते हैं उनको अपनी इंफॉर्मेशन कंपलसरी न्यूज़पेपर के अंदर देनी होती है। अब केवल इस छोटी सी बात को कि न्यूज़पेपर में देना है, इसको वो फॉर्मेलिटी समझते हैं और ऐसे न्यूज़पेपर का चयन करते हैं जिसका सर्कुलेशन कुछ भी नहीं है और उसके अंदर जो साइज बताया गया है उसके फोटो निकालने के बाद अपने रिकॉर्ड में केवल रख लेते हैं कि हमने इसका पालन कर दिया। हाँ। लेकिन उसका पर्पस क्या है? कोर्ट ने आज यही बताने की कोशिश की है, अगर आप पब्लिक में जाते, पब्लिक में अपनी छवि को पब्लिक के सामने रखते हैं, जिससे एक वोटर को ये राइट है तो पहचान सके कि किस व्यक्ति को वोट दे रहा है, उसकी छवि क्या है, वो अपराध में कितना लिप्त है। तो एक तरह से आपने जो ये फॉर्मेलिटी पूरी करके कहीं ना कहीं पर आपने अपने जो आपका जो चुनाव का जो आपको जो वोट देने आ रहा है, आपने उसको अपनी पूरी जो बात है वो नहीं रखी, अपनी पूरी छवि नहीं रखी। तो कोर्ट का यही कहना था कि आप फॉर्मेलिटी तो पूरी कर रहे हो, लेकिन जिस पर्पस के लिए कानून बनाया गया है वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट का सख्त रुख था कि आपके पास टोकन एक वो कॉस्ट लगाई जाए जिससे कि आप जान सकोगे कानून किस पर्पस के लिए बनाया गया है और आप जो भी नेता जिसको चुनाव का टिकट दिया जाता है वो छवि के साथ सामने आए, सच को बताए, जिससे उसको जानने के बाद लोगों को अधिकार हो कि वो किसको वोट देना है या किसको वोट नहीं देना है। ये इम्पोर्टेंट इस आज के फैसले में था। अच्छा, इसमें एक चीज और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई, वो काफी सख्त टिप्पणी भी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बेबसी भी जाहिर की कि हमारे हाथ बंधे हैं, हम नियम बनाने वालों के, कानून बनाने वालों के दायरे में हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते और नहीं कर सकते हैं, और हम उम्मीद कर सकते हैं और ये अपील कर सकते हैं उनकी अंतरात्मा से कि कभी तो वो जागेंगे और कभी तो ऐसी कोई बड़ी सर्जरी करेंगे ताकि इसको साफ किया जा सके। इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? देखिए अरुण जी, यही तो कोर्ट ने कहा कि आपको कहा गया था उस नियम के अनुसार कि न्यूज़पेपर के अंदर आपको निकालना है। आपने ऐसा नहीं किया कि न्यूज़पेपर नहीं निकाला, अगर नहीं निकाला होता तो आपका नॉमिनेशन ही कैंसिल हो जाता। बिल्कुल, आपने नॉमिनेशन भी बचा लिया अपना और न्यूज़पेपर के अंदर भी निकाल दिया और ऐसे न्यूज़पेपर में निकाल दिया सर्कुलेशन किसी के पास नहीं, किसी को पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं। तो आप कोर्ट ने यही कहा कि कानून तो आपने पूरा कर लिया, नियम को तो पूरा कर लिया, लेकिन जो उसकी आत्मा थी, जो कानून की आत्मा है, जिस पर्पस के लिए कानून बनाया गया है, वो आपने फुलफिल नहीं करी है। तो कोर्ट इसी को लेकर थोड़ा सा व्यथित था। ये बहुत बड़ी टिप्पणी रही, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आरबी उपाध्याय भी, लेकिन एक दर्शक उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं, करीम खान मध्य प्रदेश से। करीम, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं। जी शर्मा जी, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। मैं कह रहा हूँ कि 70-75 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला लिया है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है जो इन्होंने फैसला लिया। और अभी जो फैसला लिया आने वाले समय में नहीं, आज भी जो नेताओं में कुछ प्रवृत्ति के, गुंडा प्रवृत्ति के नेता है उनको बाहर निकालना चाहिए, उन पे केस करना चाहिए। और दूसरी चीज, जेलों में जब ये जाते हैं तो इनको जो सामान्य जेल रहते हैं वहां पे रखना चाहिए, इनको सारी फैसिलिटी मिलती है। ये उदंड हो चुके हैं। आज देखो टोल टैक्स पे कितनी मारपीट ये लोग कर लेते हैं, इनके लोग कर लेते हैं। इनका साजिश जिसको प्राप्त होता है वो आदमी गुंडा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही फैसला लिया है और ये कानून को भी क्षति पहुंचाते रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया करीम, आप जुड़े। रणवीर है रोहतक से। रणवीर, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं। शर्मा जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार। देखिए, हम माननीय न्यायालय का बहुत ही ज्यादा स्वागत करते हैं और हमारे को न्यायालय से ही उम्मीद है। हमारे नेता तो 80% चोर और गुंडे हैं, आधे से ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। सभी पार्टियां सिर्फ क्यों, आज गुंडे का जमाना है, शरीफ आदमी का और आम आदमी का जीना हराम है इस देश के अंदर। हम तो चाहते हैं कि अंग्रेजों का राज आ जाए तो कम से कम जनता को न्याय तो मिल जाए। आज तो अंग्रेजों से भी बुरा राज है। आज हमारे ऋषिपाल सिंह जी बैठे हैं न्यायालय के अंदर, एक पीएस भी बगैर पैसे दिए समन नहीं देकर आता है। ऐसे हालात है इस देश के, इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। ये सच्चाई है शर्मा जी आज देश की। मैंने अपनी आंखों से और अपने कानों से देखा और मेरे साथ बीती है। मैं जो कह रहा हूँ तो इससे बुरा हाल और क्या होगा। जगाया तो उसको जाता है शर्मा जी, जो सोया हुआ हो। ये तो जागते हैं, जागते ही रहते हैं। इनको आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, ये नहीं सुनते किसी की भी।
नहीं देखते जनता को। चलिए। जनता तो बॉर्डर पर पड़ी है दिल्ली में कितने महीने से। आज उन्हीं के बच्चों का स्वागत कर रहे हैं, वो भी किसान के बच्चे, उनका क्यों कर रहे हैं? चलिए, ये शुक्रिया तो घमंडी रणबीर अहंकारी जी, है। शुक्रिया बहुमत किसी आपने। भी पार्टी को पूर्ण नहीं। जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी और ज़रूरी बात है, और इसको लेकर अगर हर कोई दर्शक इसी तरीके से, तमाम लोग अगर इसी तरीके से जागरूक हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें बदलने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं। उपाध्याय साहब, चीज़ें हमेशा से इसी तरीके से होती रही, कही जाती रही हैं, और हमें कहा जाता है अक्सर कि आप वोट डालने जाएं तो अपने कैंडिडेट को देखें, उसका रिकॉर्ड देखें कि वो किस लायक है, वो क्या आपका नेता बनने लायक है, आपकी आवाज़ उठाने लायक है या नहीं है, और अच्छा कैंडिडेट देखकर ही आप उसे वोट दें। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि तमाम अगर कैंडिडेट ही किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज़ में संलिप्त रहे हों जो जिसे सही नहीं कहा जा सकता है, तो ऐसे में फिर वोटर के सामने केवल एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो किसी कम बुरे को देख ले और उसको जाकर के वोट दे दे। तो इसी परिस्थिति से जूझते जूझते आज ये परिस्थिति आ गई। हकीकत यही है अरुण जी। जी, स्वागत योग्य कदम है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट से और भी बहुत सारी आशाएं देश के नागरिक करते हैं। क्यों जो कानून बनाने वाले हैं वो अपने खिलाफ कोई कानून नहीं बनाते, वो अपने आप को कानून से परे समझते हैं। जी। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सार्वजनिक सभा में महाराष्ट्र में कहा गया कि हमारे लिए कोई कानून नहीं, हम कानून से परे हैं, हम कोई कानून नहीं मानते। इतनी विडंबना इस देश के अंदर है, और जितना बेशर्मी से एक्चुअल में राजनीति हो रही है, तो राजनीति का अपराधीकरण तेजी से हुआ, व्यवसायीकरण भी हुआ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। और बेशर्मी ये है कि आप 4-4 पेंशन लेंगे, और आप देखेंगे कोरोना काल में सबकी आय घटी है और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की इनकम बढ़ी है। वो बॉन्ड से चंदा ले रहे हैं, दूसरे तरीके से चंदा लेंगे। तो ये जो व्यवसायीकरण जो हो गया वो अपराध की और उसकी भ्रष्टाचार की जड़ है। हाँ। आप अच्छा, देखेंगे अपराधी ही और पैसे वाले ही इलेक्शन लड़ रहे हैं और वही संसद में पहुंच रहे हैं। वहां न गरीब का प्रतिनिधित्व है, न किसान का प्रतिनिधित्व है। जो गुंडा नहीं है, पैसे वाला नहीं है, गरीब है, वो बिल्कुल चुन के जा ही नहीं रहा, उसका प्रतिनिधित्व नगण्य हो गया है। भी अत्योक्ति होगी कोई 1-2 अगर पहुंच जाता है, लेकिन 99% आप देखेंगे राजनीति को जिस अच्छा, इसमें उपाध्याय साहब, क्योंकि इन चुनाव और पिछले 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत से भाषणों में इस बात का जिक्र करते थे कि वो जैसे ही संसद में जाएंगे तो सबसे पहला काम वो यही करेंगे कि संसद से सफाई करेंगे, ऐसे लोगों को हटाएंगे, तुरंत निकालने का रास्ता साफ अख्तियार करेंगे। लेकिन हुआ क्या, वो हम सब आप सबके सामने, हमारे सामने है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को उनके ऊपर दंड भी लगाना पड़ा है पार्टियों के ऊपर कि आप लोग रास्ता निकाल लेते हैं किसी भी तरीके से किसी नियम से बचने का। और यही रास्ता निकाला गया जिसका जिक्र ऋषिपाल जी भी कर रहे थे कि ऐसे अखबार में जो है वो विज्ञापन दे दिया गया, वो जानकारी दे दी गई जिसका सर्कुलेशन लोग जिसे पढ़ते ही ना हो, वो रिकॉर्ड भी मेंटेन हो गया और वो चीजें बच भी गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये परिस्थितियां बदल नहीं सकती हैं, नियम बनते चले जाएंगे, उनके रास्ते जो हैं वो जो इस प्रवृत्ति के लोगों वो निकालते चले जाएंगे साथ साथ? नहीं, अगर शासन और प्रशासन चाहे तो सब कुछ हो सकता है। एक आपने टीएन शेषन का नाम सुना होगा, इससे पहले कितने पोस्टर, बैनर और झंडे लगते थे, उस पर कुछ सख्ती की गई तो वो बंद हुआ ना। अगर मान लीजिए आज देर आए दुरुस्त आई, सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है, और भी बहुत सारे मामले हैं। आप 4-4 पेंशन लेते हैं, आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आप बिना पढ़े लिखे हैं, तब भी आपको बना दिया जाएगा मंत्री, और फिर आप लिखेंगे सीआर, लिखेंगे आईएएस की, आईपीएस की। ये जो विडंबनाएं हैं, जो अत्योक्ति है, इनको दूर करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और एक जिम्मेदारी का एहसास होगा। डरेगा नेता भी अपराध करने से। आज नेताओं को कोई डर नहीं है, वो जेल चले जाते हैं तब भी 5 स्टार होटल से बेटर सुविधाएं उन्हें मिलती हैं। वहां सब नतमस्तक होता है पूरा प्रशासन उनके सामने। ये कैसे चलेगा? ठीक है, आगे जाके इस तरीके से तो शरीफ आदमी राजनीति में आएगा नहीं। ये बड़ा सवाल है सर, ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। ऋषिपाल जी, मैं आपके पास आऊं, एक दर्शक उससे पहले हमारे साथ जुड़े जय किशन झज्जर से। जय किशन जी, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं आप। जी आप जुड़ गए, अपनी बात रखिए सर। हाँ जी, बताइए, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर है अपराधियों का इतना दबदबा हो गया, खासकर जब से बीजेपी सरकार आई है। ये अच्छे बुरे को नहीं देखते, ये देखते हैं अपना कुनबा जोड़न पे, चाहे उसमें अच्छा हो चाहे बुरा हो। और कोर्टों के भी जज जो है ना, राजनीतिकों को पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये उन्हीं के संरक्षण में काम करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष
जवाब दे और कठोर कार्रवाई करे तो देश में अपराधियों का जो जाल जो फैलता जा रहा है ये खत्म हो सकता है, वरना ठीक है। देश जो है ना नाम मात्र की तो संसद रह जाएंगी। और अब भी यही हो रहा है, खासकर जब से नरेंद्र मोदी आया है, नए अपराधियों को इसने अपने उस में लाया है और बीजेपी में आते हैं अपराधी जो है ना हाँ। सोने के हो जाते हैं और दूसरी ठीक है। पार्टियों के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता चलिए, है, बहुत अपनी करतूत नहीं देखता क्या कर रहा होगा देश के। चलिए, शुक्रिया जय किशन जी, आप जुड़े और अपनी राय आपने रखी। ऋषिपाल जी, एक तो मैं यही चाहता हूं कि क्योंकि दर्शकों का आप सुन रहे हैं तो एक विचार जो मोटे तौर पर पता चल रहा है कि आम जनता के बीच में किस तरीके का विचार है इन परिस्थितियों को देखते हुए। ये बहुत ज़्यादा अच्छे संकेत भी नहीं है कि अगर इस तरीके से पूरे तरीके से विश्वास उठ जाना वो अच्छे संकेत नहीं होता है। लेकिन क्या किया जाए अगर विश्वास पूरे तरीके से न खो दिया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं, आपने भी जैसे बताया कि राजनीतिक दलों ने तो बचने का रास्ता ही निकाल लिया और अब क्या गारंटी है कि ये जो निर्देश आए हैं, थोड़ा और सख्ती की गई है तो वहां से भी बचने का रास्ता वो नहीं निकाल लेंगे। देखिए अरुण जी, जैसे कहा जाता है कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी होती है। जो पिछला कोरोना काल बीता है, जो अब तक का 1.5 साल बीता है, उसमें परेशानी तो बहुत रही, लेकिन सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है वो बहुत तेज से बढ़ा है जी। ऐसी स्थिति में जो अगर जैसे इस नियम की अभी आप उपाध्याय जी से पूछे थे कि बदलाव कैसे आएगा, हाँ। तो उस नियम में बदलाव लाया जा सकता है और न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया को मना करके अगर जो कैंडिडेट हैं उनको ये डायरेक्शन दी जाए कि आप अपने केस के बारे में जो जानकारी है वो सोशल मीडिया के ऊपर डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में आज सोशल मीडिया का एक्सेस सब लोगों के पास है। आपका जो 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 आपको चुनाव देने, जो आपको वोट देने आ रहा है उसका अधिकार है, वो सोशल मीडिया पे घर बैठे आपके बारे में देख सकता है, आपके और केसेस जो है वो देख सकता है या किसी और व्यक्ति की आपके बारे में जो राय है वो देख सकता है। लेकिन अगर आप अपने बारे में सब कुछ छुपा लेते हैं तो आप नहीं अपने आप को सामने नहीं ला पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में समय आ गया है कि कानून के अंदर बदलाव किए जाए, कानून में ऐसे बदलाव किए जाए कि जो मतदाता है उसको अधिकार हो कि जिसके लिए वो वोट करने जा रहा है उसकी किताब पूरी तरीके से उसके पास हो और उसके पास एक्सेस हो कि उस बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में, उसकी रखरखाव के बारे में, उसके पूरे चाल चलन के बारे में जानकारी ले सकता है। ना केवल ले सकता है बल्कि काउंटर में चेक कर सकता है। अगर उसको लगना हो कि किसी व्यक्ति की मुझे डिग्री चेक करनी है तो वो डिग्री का नंबर दे, अगर वो यूनिवर्सिटी में जाए तो चेक हो सके, उसका अधिकार होने चाहिए। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये मेरा निजी मामला है। जब कोई व्यक्ति नेता बनता है या कोई व्यक्ति पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन करता है तो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जितनी भी जानकारी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से अगर सामने आए तो जो मतदाता है उनको ज्यादा अधिकार होगा, उनका एक्सेस ज्यादा होगा और जो 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 भी नेता बन रहा है, जो नेता अपने आपको टिकट लेके आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग काफी हद तक उन पर कंट्रोल लगेगी। नहीं, लेकिन जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग के लिए भी इसमें निर्देश हैं कि वो एक ऐसा ऐप बनाएं जिस पर सारा डेटा ऐसे कैंडिडेट का हो और इस ऐप के बारे में न सिर्फ ऐप बना करके इसे छोड़ दें बल्कि वेबसाइट पर भी डालें और यहीं तक सीमित न रहते हुए लोगों को जागरूक करें और टेलीविज़न में के ज़रिए, न्यूज़ चैनल के ज़रिए, डिबेट्स के ज़रिए, जो प्राइम टाइम में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, इस तरीके के कार्यक्रमों के ज़रिए भी कोशिश की जाए कि ऐसे लोगों की चीज़ें जो हैं वो सामने लाई जा सकें। लेकिन आपको लगता है कि चीज़ें कह देने से या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश सामने आ जाने से क्या ये लोग उस तरीके से बचने का रास्ता फिर से नहीं निकाल लेंगे जैसा इन्होंने पहले निकाल लिया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश होते हैं वो बहुत हद तक कई मामलों में सुझाव की तरह होते हैं। जब तक कि कानून उस पर नहीं बन जाएगा, जब तक कि लॉ ऐसा नहीं बन जाएगा, जैसे मान लीजिए सेक्शन 33A के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि जो कैंडिडेट को करना पड़ेगा, अपने जो वेयर अबाउट्स हैं उनको बताना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है पार्लियामेंट को कि आप इनके ऊपर सख्त नियम बनाइए, तो पार्लियामेंट को मजबूर होना पड़ेगा और उनको ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे जिससे कि जो भी व्यक्ति चुनाव में आ रहा है पब्लिक डोमेन में आए, उसके सारी की सारी जानकारी, स्पेशली जो आपराधिक जो उसकी छवि रही है या अपराध में जो लिप्त रहा है, उसकी FIR नंबर, उसका अंडर सेक्शन, उसकी केस के स्टेज क्या है, ये सारी जानकारी हो। अधिकांश जब मैंने देखा है बहुत सारे केसेस के अंदर
केवल स्टेट एक एफआईआर नंबर लिख देते हैं, अंडर सेक्शन लिख देते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद केस में क्या हुआ ये नहीं बताया जाता। हाँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पब्लिक डोमेन में होगा तो हर एक आदमी को अधिकार होगा कि उनको काउंटर चेक कर सकता है। ये पॉइंट है इसमें। आरबी उपाध्याय, एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कही कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को कानून बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, यानी कि उनको हम चुनकर भेज देते हैं संसद में और वो वहां जाकर कानून बनाते हैं। तो ऐसी छवि के लोग अगर जाकर कानून बनाएंगे तो फिर वो कानून कैसे होंगे या किसके हित में होंगे, यहाँ सवालिया निशान लग जाता है। तो क्या इस बात को इस चीज़ से जोड़कर देखा जा सकता है कि समाज में बढ़ रहे जो अपराध हैं या आपराधिक घटनाएं हैं, वो लोग कहीं ना कहीं शय ले जाते हैं कि जब हमारे नेता वहां जाकर बैठे हैं और ऐसी छवि लेकर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रूप से या उस दृष्टिकोण से लोगों में अपने आप एक शय लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने अरुण जी। संरक्षण प्राप्त होता है। बाकायदा मैं बड़ा गुंडा था और मैं बड़ा गुंडा, फिर उसके बाद अब बचने के लिए पुलिस से और प्रशासन से मैं एमएलए बन गया। तो मेरे जो चेहरे चमचे थे वो सब अपराध करेंगे, मेरे संरक्षण में करेंगे। यानी आज तो वो एग्जाम्पल है कि भी आप ज्यादा अपराधी आप नहीं बच सकते तो आप राजनीति ज्वाइन कर लीजिए। राजनीति में फिर आपको सेंटर मिल जाएगा और आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और आप चुन गए तो आपकी बल्ले बल्ले है। तो ऐसे अपराधियों से आप क्या उम्मीद करेंगे? और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संसद में कहा जा चुका है अरुण जी कि हम अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। जनता हम पर विश्वास नहीं करती और हमारी इमेज जनता के बीच में बहुत खराब है। आप कॉलर हैं, इन कॉलर की सुन लीजिए तो पता लग जाएगा छवि क्या है। आप देखेंगे जो भी पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, कार्टून बनाएंगे, नेताओं के ऊपर व्यंग होंगे, कविताएं लिखी जाएंगी, व्यंग होगा, नेता के ऊपर होगा। लेकिन एक बेशर्मी की पराकाष्ठा होती है, वो देखने को राजनीतिक लोगों में मिलती है कि वो अपनी शैली खुद तय कर लेते हैं, अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं। कहीं ऐसा होता है भी? आप भी जॉब करते हैं, मैं भी कोई काम करता हूं कि मैं अपनी शैली खुद तय कर लूं? इससे बड़ा शर्मनाक, लेकिन ये कोई शर्म नहीं। वो अपने बचाव के लिए ना आरटीआई के दायरे में आएंगे। भी क्यों नहीं आएंगे? जब पब्लिक का पैसा है, पब्लिक फंड है, तो राजनीतिक दल शुद्धता की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं। लेकिन जब आरटीआई की बात आएगी तो कोई भी तैयार नहीं होगा, सब एक हो जाए। सदन में सब एक बहुमत से अपना वेतन बढ़ा लेंगे, भत्ते बढ़ा लेंगे और आरटीआई में नहीं आएंगे। कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी, कोई जवाबदेही नहीं होगी। तो किससे उम्मीद करेगी जनता? और लोकतंत्र इससे कमजोर हो रहा है। अच्छा, तो इसमें कोर्ट ने कहा, उपाध्याय साहब, आप इसमें कुछ भी आप जो बात कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा सकता है कि उम्मीद इनसे रखी नहीं जा सकती, लेकिन कोई एक ऐसा रास्ता आप बता सकते हैं या सोचते हैं जिसके बारे में कि अगर इस तरीके से काम होने लग जाए तो शायद ये बदलाव हो सकता है? देखिए, बिल्कुल बदलाव आ सकता है। हमारे दर्शक हैं, इन सबको जागरूक होना होगा और जो भी अपराधी छवि के लोग हैं उनका बहिष्कार करना होगा, बॉयकॉट करना होगा, उन्हें इलेक्शन में हराना होगा। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, मानिए चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग क्यों किसी का पुतली बनता है अपने को कहीं रिटायरमेंट के बाद अच्छी जगह पोस्टिंग के लिए या कहीं कुछ? देखिए, लालच में जो संस्थाएं वो खत्म हो रही हैं। मानिए सुप्रीम कोर्ट को भी एक्चुअल में संज्ञान लेने चाहिए और ऑर्डर पास करने की जनता उनके साथ है। क्यों? कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक्चुअल में वो अपने हित के लिए नहीं है, वो जनता के हित के लिए है। और जब जनता के हित के लिए जनता पूरा साथ देगी, पूरा सहयोग करेगी, तो सभी संस्थाओं को, चाहे चुनाव आयोग है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, सबको आगे आना होगा और मजबूर करना होगा पार्लियामेंट को कि वो इस तरह की आचार संहिता निर्धारित करे और पब्लिक के डोमेन में लाए। और दूसरा, अगर कोई इस तरह का कृत्य करता है, देखिए आपराधिक मुकदमे वापस हो जाते हैं बिना कोर्ट के, उसके वो आप करते हैं तो फिर कोर्ट का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं अपराध करूंगा, मेरी पार्टी की सरकार आएगी, सारे मुकदमे मेरे से वापस आ जाएंगे। तो वो एक हिंदी में कहावत है, सैया भय कोतवाल अब डरकाएगा। तो ये जो कहावतें हैं ये जनता बहुत त्रस्त है और जनता क्लोजली देख रही है। ऑप्शन नहीं है, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भी चार पार्टियां, चारों ने अपराधी खड़े कर दिए। अब जनता वहां देखती है कि भी छोटा चोर कौन है, यानी कम अपराधी को चुन लो। बिल्कुल, क्यों? वो तो बहुत बड़ा माफिया है। इसी का फायदा कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भी उठाते हैं ऋषिपाल जी, और यही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी रही कि राजनीतिक दल केवल चुनाव के लालच में हैं और गहरी नींद में हैं। तो क्या ये गहरी नींद टूटती हुई आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव जीतना ही उनकी प्राथमिकता होती है और वो वहां से आगे जो है कुछ सोच नहीं पाते हैं। उसमें फिर कोई आपराधिक छवि हो, कोई दागी हुई क्यों ना हो,
बस अगर जिता सकता है तो कैंडिडेट तय हो जाता है। बिल्कुल रोहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, कोई एक दो नहीं, सभी राजनीतिक पार्टी जो है उनका उद्देश्य केवल यही होता है कि जो चुनाव है, चुनाव को जीता जाए, ऐसे कैंडिडेट को रखा जाए जो वोटों का ध्रुवीकरण कर सके और उनको जिता सके। अपराधी हो, छोटा अपराधी हो, बड़ा अपराधी, केवल क्राइटेरिया उनका ये है व्यक्ति ऐसा हो जो चुनाव को जिता सके। ऐसी स्थिति में आपने पूछा क्या हो सकता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ के पार्लियामेंट को डायरेक्शन देता है कि आप ऐसे नियम बनाएं, तो ऐसी स्थिति में जरूर है कि पार्लियामेंट को मजबूर होकर ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे। दूसरा, उपाध्याय जी ने सही कहा कि जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, हम लोग इस चीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, कोई अपराधी है उस अपराध को, हम अपराधी को वोट ना दें या उसका सपोर्ट ना करें, तो ये जो अब इस समय जैसे आपका चैनल है और चैनल है, ये जिस तरह की मुहिम चला रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को कहीं ना कहीं ये बताया जा सके कि अपराध को रोकना है और लोगों को एक मुहिम चलानी है कि एक अच्छी सरकार देने की कोशिश करनी है। लेकिन मजबूरी हमारी ये बेहद जरूरी है। वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? बिल्कुल, और यही चीजें हैं सर, मुझे लगता है कि खत्म करना या हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। और मुझे लगता है कि लोग अगर जागरूक होना शुरू हो जाएं तो शायद चीजें और ज्यादा आसानी से और तेजी से हो पाएंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, ऋषिपाल जी, आरबी उपाध्याय, आप दोनों जुड़े इस बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आप लोगों ने अपनी बात रखी, अपनी राय रखी, हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें बहुत ज्यादा और सख्त निर्देश ये भी दिए गए हैं कि सांसदों और विधायकों पर जो केस चल रहे हैं, कोई भी राज्य सरकार हाईकोर्ट की आज्ञा के बगैर या मंजूरी के बगैर उन केसेस को वापस नहीं ले सकती। जहां जहां ये केसेस चल रहे हैं, इनकी जो सुनवाई चल रही है वो जारी रहे और इन सुनवाइयों से जुड़े हुए जजों का ट्रांसफर जो है वो नहीं हो सकता अगले आदेश तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं हो सकता। तो कई मायनों में काफी सख्त टिप्पणी है। देखना होगा इसका असर कितना रहता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।